तब वो सिर पर हाथ मारते हुए बोला, ओह शिट। कुछ देर बाद मेरी ही तरह का एक कम उम्र का कैदी आया और मेरे बगल में ब्रेड चाय लेकर बैठ गया। क्या हाल है भाई, इतना उदास क्यों हो? तुमको चाय नहीं मिली क्या? थोड़ी सहानुभूति दिखाते हुए उसने पूछा। जब तक काउंटर पर पहुंचता सब कुछ खत्म हो चुका था, रुआंसा होकर मैंने कहा। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने गिलास में से थोड़ी सी चाय मेरे गिलास में डाली और 2 ब्रेड मुझे पकड़ा दिए। ये देखकर मैं हैरान था कि जेल में भी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, क्योंकि कल रात से अभी तक मैं कैदियों को केवल एक दूसरे से लड़ते झगड़ते देख रहा था। मैंने ब्रेड लेने से मना किया तो उसने कहा, खा ले भाई, ये तो तेरे हिस्से का ब्रेड है, तभी तुमको दे रहा हूं। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। संकोच करते हुए मैंने ब्रेड ले लिया और चाय के साथ खाने लगा। साथ ही मुड़ मुड़कर उसे भी देख लेता। उसकी भी उम्र 20-21 साल की रही होगी। कुछ देर बाद उसने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मेरा नाम सिकंदर है, तुम्हारा क्या नाम है? दबी जबान में मैंने बताया, मेरा नाम अंकुर है। किस जुर्म में अंदर आया है? हवा में हाथ हिलाते हुए सिकंदर ने पूछा। भैया, बिना टिकट पकड़ा गया। बिना टिकट वाली बात सुनकर सिकंदर ने जोर से हंसते हुए पूछा, क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूं और आईआईटी की तैयारी कर रहा हूं। कितने दिन की लगी है? मैंने कहा 20 दिन की सजा हुई है। तब तो जल्दी ही छूट जाएगा, फिर किस बात की टेंशन? एंजॉय करो। एंजॉय करो? उसने इस तरह से कहा जैसे जेल कोई टूरिस्ट प्लेस हो। थोड़ी देर बाद सिकंदर ने फिर से पूछा, बिना टिकट क्यों यात्रा कर रहे थे? मैंने उसे शुरू से लेकर अंत तक सारी बातें बताईं। तब वो सिर पर हाथ मारते हुए बोला, ओह शिट, सॉरी भाई। उसे मेरी हालत पर तरस आ गया। फिर कुछ सोचकर उसने मुझसे कहा, तुझे कोई दिक्कत हो तो मुझसे बताना। सिकंदर की मदद से दोपहर तक बैरक में मुझे भी थोड़ी सी जगह मिल गई। दिन भर जेल में कैदियों से काम कराया जाता था। किसी की ड्यूटी भोजन बनाने में, तो किसी की साफ सफाई में, तो किसी की खेती बाड़ी में। इसी तरह सभी के जिम्मे कुछ न कुछ काम बांट दिया जाता है। जो काम नहीं करता उसे जेलर को पैसे देने पड़ते हैं। खाली टाइम में कुछ कैदी ताश पत्ते खेलते हैं। कोई पुराने दिनों की याद ताजा कर दिल हल्का करता, तो कुछ पेड़ों के नीचे बैठकर गप्पे मारकर टाइम पास करते हैं। सभी कैदियों का मूल उद्देश्य बस किसी तरह टाइम पास करना होता है। कोई जमानत की आस में, तो कोई अदालत से निर्दोष साबित होने की आस में दिल को तसल्ली देता, तो कोई सजा पूरी होने के उपरांत छूटने की आस में। कुछ बेचारे तो कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट होने की आस में, कुछ ट्रायल की आस में। इतना ही नहीं, कुछ अभागे तो मौत के इंतजार में टाइम पास कर रहे थे। जेल में कैदियों के बीच हुड़दंग करने वाले हर चेहरे के पीछे कोई ना कोई दर्द छुपा था। यहाँ बहुत सारे कैदी मानसिक अवसाद से ग्रसित हो चुके थे, क्योंकि उन्हें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। जिन्हें लंबी सजा हो चुकी थी, उनके परिवार वाले धीरे धीरे उनसे मिलना बंद कर देते थे। जिनके जमानत की आस होती, उनके घर वाले आते जाते थे। कुछ कैदियों के घर वाले मिलने को बेताब थे, तो कुछ कैदी घर वालों से मिलने को बेताब थे। नए कैदियों से मिलने तो उनके घर वाले और रिश्तेदार आते थे, लेकिन केस जैसे जैसे पुराना होता जाता था, मिलने वालों की संख्या में कमी होती जाती थी। कैदियों के छूटने की आस के साथ ही घर वाले भी साथ छोड़ देते थे। यही तो दुनिया का दस्तूर है। जेल में बहुत सारे ऐसे कैदी बंद थे जिन्होंने आवेश या भावनाओं में बहकर तात्कालिक परिस्थितियों में अपराध कर दिया था, जिन्हें अपने किए पर पछतावा भी था। लेकिन हमारे यहाँ एक प्रचलित कहावत है, अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। कुछ तो बेचारे निर्दोष फंसा दिए गए थे। कुछ पेशेवर क्रिमिनल्स थे जिनके लिए जेल क्राइम के रास्ते में पड़ने वाले हॉल्ट की तरह होता है। अपराध करने के बाद उनके आका उन्हें येन केन प्रकारेण छुड़ा ही लेते थे। पेशेवर क्रिमिनल्स पर चाहे कितनी भी गंभीर धाराएं क्यों न लगी हों, उनकी जमानत लोअर कोर्ट से नहीं तो हाई कोर्ट से हो ही जाती थी। गरीब, बेबस और लाचार कैदियों का ट्रायल भी शुरू नहीं होता है। कई बेचारे तो अपने जुर्म से कहीं अधिक सजा काट चुके थे, लेकिन कोर्ट प्रोसीडिंग ना शुरू होने के कारण अनिश्चित काल तक बंद रहने को मजबूर थे। कुछ बेचारे तो ऐसे थे जिन्हें याद ही नहीं होता है कि वो किस अपराध के लिए बंद हैं।
कभी कभी पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए कुछ बेगुनाहों को भी बलि का बकरा बना देते हैं। कहने के लिए तो जेल को सुधार गृह के रूप में होना चाहिए, मगर बहुतों के लिए तो जेल क्राइम प्रशिक्षण स्थल के रूप में होता है, क्योंकि जेल में जो कैदी जितना बड़ा क्रिमिनल होता है उसकी उतनी ही अधिक खातिरदारी और इज्जत होती है। जेल में छोटे से लेकर बड़े और पेशेवर अपराधियों से संपर्क हो जाता है। छोटे मोटे क्राइम करके अंदर आने वाले कैदी पेशेवर अपराधियों के सहयोग से जमानत कराकर बाहर जाते हैं। बाद में उनके इशारे पर या उनकी गैंग में शामिल होकर बड़े अपराध करते हैं। राजनीति के चक्कर में कई बार नेताओं और अधिकारियों को भी कुछ समय के लिए जेल की मनहूस हवा खाने के लिए आना पड़ता है। हालांकि जेल प्रशासन द्वारा उनकी वीआईपी व्यवस्था की जाती है। कुछ कैदी उनकी चापलूसी करने के चक्कर में सेवा करते हैं। भगवान जाने बाहर निकलने पर वो सेवा के बदले क्या मेवा देते थे। एक दिन मैंने डरते डरते सिकंदर से पूछा, भाई तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? उसने हंसते हुए कहा, एक ही क्यों, दो पूछ ले भाई। भाई आप किस जुर्म में अंदर आए हो? प्रश्न करते ही पूरे बैरक में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। मैं तो मन ही मन डर गया। खामखा शांत बैठे शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। बैरक में सिकंदर की अच्छी खासी चलती थी। न जाने क्यों वो मेरा सपोर्ट करता था। कुछ देर तक बैरक की छत को देखने के बाद सिकंदर बोला, परोपकार के जुर्म में। इतना कहकर सिकंदर ने जमीन पर एक जोरदार मुक्का मारा। फिर कुछ देर तक वो शांत रहा। मैंने चुप्पी तोड़ने के आशय से पूछा, भाई आपको कितने दिन की लगी है? हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिकंदर ने कहा, आजीवन कारावास। अंकुर भाई, मैं इस जेल में अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूं। थोड़ी देर शांत रहने के बाद लंबी गहरी सांस लेकर सिकंदर फिर से बोला, ब्रदर टेंशन नहीं लेने का। जिंदगी में कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता होता। बस जिंदगी का मजा लो। जिंदगी के हर पल को जीना सीखो। इसी का नाम जिंदगी है। वरना महलों में जीने वाले भी जिंदगी से गिले शिकवे कर घुटन महसूस कर रहे हैं। आजीवन कारावास की सजा सुनकर मैं तो दंग हो गया। मन ही मन मैं सोचने लगा, ये तो केवल देखने में मासूम लगता है। इसने तो कोई बहुत बड़ा जुर्म किया होगा, या तो इसने किसी की बेरहमी से हत्या की होगी, या किसी लड़की के साथ बलात्कार किया होगा, या पेशेवर चोरी चकारी करता होगा। न जाने क्यों मुझे अंदर ही अंदर सिकंदर से घृणा और नफरत सी होने लगी। ये तो खतरनाक मुजरिम है, इसीलिए तो बैरक में इसकी दबंगई चलती है। मैं स्वार्थी चंद फायदे के लिए इससे दोस्ती कर लिया। कहाँ खो गए ब्रदर? मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए सिकंदर ने पूछा। अंदरूनी भाव को छुपाने के लिए मैंने बालों को दाहिने हाथ से सहलाते हुए और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं भाई, बस पुरानी यादें ताजा हो गई थीं। कोई बात नहीं डियर, पुरानी बातों को भूल जाओ। जिंदगी में खुशी और गम का चक्र चलता है। ये प्रकृति का नियम है। जैसे गर्मी के बाद बारिश और फिर सर्दी आती है, उसी तरह से जीवन में सुख के बाद दुख और फिर एक निश्चित अंतराल के बाद दुख के बाद सुख आता है। हमेशा नई सुबह के इंतजार में एक एक पल का एंजॉय करो। पिछली बातों को याद करने से दुख और बढ़ेगा। उसकी बातों के समर्थन का दिखावा करने के लिए मैंने कहा, एकदम सही कह रहे हो भाई, और उठकर जाने लगा। सिकंदर ने मेरा हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, भाई मेरी कहानी सुनोगे? 2 साल पहले तक मैं भी तुम्हारी तरह स्टूडेंट था। मेरे भी बड़े बड़े सपने थे। कल्पनाओं के आसमान में गोता लगाते हुए जिंदगी की हर बुलंदी को छूना चाहता था, जो इस दुनिया और इस जिंदगी में मुमकिन हो सकता था। लेकिन नियति को क्या मंजूर है, किसी को कुछ नहीं पता होता है। कब, कहां और किस मोड़ पर जिंदगी यू टर्न लेगी, आप सोच भी नहीं सकते। बात बदलने और सहानुभूति दर्शाने के उद्देश्य से
मैंने सिकंदर के कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा, भाई लगता है आपके साथ कोई बड़ा धोखा हुआ है। धोखा नहीं भाई, ये कलयुग है। दुनिया बड़ी स्वार्थी है। आप सोच भी नहीं सकते जिसके लिए आप जिंदगी दांव पर लगा रहे हो वही आपको मझधार में छोड़कर चला जाएगा। आप जिसकी मदद करोगे वही आपको नुकसान पहुंचाएगा। गलती मेरी थी। दूसरों के पचड़े में टांग अड़ाने की मेरी पुरानी आदत थी। उस दिन कॉलेज से मैं घर जा रहा था। प्रैक्टिकल क्लास के कारण थोड़ा लेट हो गया था। ठंडक का मौसम होने के कारण दिन जल्दी डूब गया था। कोहरा पड़ना शुरू हो गया था। धुंध के कारण लगभग अंधेरा हो गया था। मैं साइकिल से घर की ओर तेजी से जा रहा था। सड़क के दोनों तरफ खेतों में गेहूं और सरसों की फसलें लहलहा रही थीं। घड़ी पर नजर डाला तो देखा अभी तो 6:30 ही बजे हैं। मैंने सोचा बड़े जल्दी अंधेरा हो गया। घर पहुंचने में तो अभी कम से कम आधा घंटा लगेगा। कल से स्कूल से जल्दी निकल जाऊंगा। अचानक मुझे किसी लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं साइकिल रोककर इधर उधर देखने लगा। जब पीछे मुड़कर देखा तो मैं हैरान हो गया। थोड़ी दूरी पर 2 लड़के किसी लड़की को जबरदस्ती खेत में घसीटकर ले जा रहे थे। मैंने उन्हें रोकने के लिए चिल्लाया, लेकिन वो मेरी बातों को अनसुना कर उसे और तेजी से खींचने लगे। लड़की खुद को छुड़ाने के लिए जी जान से कोशिश कर रही थी। मदद के लिए आवाज भी लगा रही थी। अंधेरा और सन्नाटा होने के कारण दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सड़क पर साइकिल खड़ी करके खेत में दौड़ लगा दी। जैसे ही उनके करीब पहुंचकर लड़की को छुड़ाने के लिए एक लड़के को पकड़ा, वैसे ही दूसरा लड़का तमंचा निकाल लिया और मेरी ओर तान दिया। मुझे वहां से चले जाने की धमकी देने लगे। मुझे लगा कि यदि आज मैं चला जाऊंगा तो बेचारी इस लड़की की इज्जत नीलाम हो जाएगी। लड़की को बचाने के लिए मैं उन दोनों से उलझ गया। इतने में वो लड़की उन दोनों के चंगुल से छूट गई। अब लड़ाई हम तीनों के बीच होने लगी। उनके चंगुल से छूटते ही लड़की गांव की ओर तेजी से भागी। मुझे लगा कि अब मामला सुलझ गया, लेकिन वो दोनों तो मुझसे मारपीट करने को उतारू हो गए। मैं अकेले उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। इतने में दूसरे लड़के ने तमंचे से फायर कर दिया। संयोग से गोली उसी के साथी को लग गई। वो वहीं धड़ाम से गिर पड़ा। अपने ही साथी को गोली लगते देख वो तमंचा छोड़कर दूसरी ओर भागा। मैं उसे बचाने के लिए चिल्लाने लगा। गोली की आवाज सुनकर गांव वाले खेत की ओर दौड़े। उन सभी ने मुझे उस लड़के को पकड़े हुए देखा तो उन्हें लगा कि गोली मैंने मारी है। इतने में गोली मारने वाला लड़का भी गांव वालों के साथ आधमका और चिल्लाने लगा, मैंने उसके दोस्त को गोली मार दी है। फिर क्या, गांव वाले मारो साले को कहकर चिल्लाने लगे। मैं उनको पूरी बात समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहां मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं था। संयोग से वो लड़का भी उसी गांव का था, इसलिए गांव वाले उसी की बातों का समर्थन करने लगे। इतने में गांव के कुछ अति उत्साही युवाओं ने बिना कुछ सोचे समझे मेरी जमकर पिटाई कर दी, जैसा कि भीड़ में अक्सर होता है। वाहवाही के चक्कर में लोग अपना हाथ साफ कर लेते हैं। अधमरा होने के बाद किसी तरह कुछ बुजुर्गों ने मेरी जान बचाई और पुलिस को बुलाने के लिए डायल 100 पर फोन करने लगे। मैंने पुलिस वालों को सारी बातें बताईं, लेकिन ना जाने क्यों वो भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। पुलिस वालों ने मुझसे पूछा कि तुम उस लड़की को जानते या पहचानते हो? मेरा उत्तर नकारात्मक था। मेरे घर वालों ने गांव में जाकर उस लड़की के बारे में जानकारी हासिल करने की बहुत कोशिश की, मगर वो लड़की नहीं मिली। पुलिस वालों ने राजनीतिक और आर्थिक दबाव में मुझे हत्या का आरोपी बना दिया। गांव वाले और उस लड़के की गवाही की बुनियाद पर कोर्ट ने मुझे हत्या का गुनहगार करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। मैं पुलिस थाने, कोर्ट कचहरी में स्वयं की बेगुनाही के लिए चीखता रहा, लेकिन पद, प्रतिष्ठा और लक्ष्मी की चकाचौंध के आगे मेरी आवाज दब गई। पिछले 2 साल से जेल की 4 दीवारी के बीच अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूं। इतना कहकर सिकंदर रोने लगा। सांत्वना देने के लिए मैं उसके कंधे पर हाथ फेरकर सहलाने लगा। मन ही मन मैं सोचने लगा कि मैंने तो छोटा मोटा अपराध भी किया है,
लेकिन ये बेचारा तो बिल्कुल बेकसूर है। इसके बावजूद न जाने किस गुनाह की सजा काट रहा है। हाय रे ऊपर वाले, तेरी भी गजब की लीला है। न जाने तू कैसे नसीब लिखता है, क्या सोचकर लिखता है। किसी की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां तो किसी की जिंदगी में गम कम होने के नाम ही नहीं लेते। जेल में ऐसे न जाने कितने लोग थे। सभी की अपनी अपनी कहानी और अपने अपने गमों की एक फहरिस्त थी। गौर करने पर मुझे एक बात पता चली कि जेल में कोई खुश नहीं था। सबकी अपनी अलग अलग समस्याएं और जरूरतें थीं। बेबसी और लाचारी तो एक अलग ही मुद्दा था। हर धर्म के लोग अपने अपने आराध्य से रिहाई के लिए प्रार्थना और मन्नतें करते थे। अब ये तो ऊपर वाले की मर्जी कि वो किस पर कृपा करता है और किस पर नहीं। जेल में कैदियों की जिंदगी देखकर और सिकंदर की बातों को सुनकर मैं टेंशन में आ गया। कुछ देर तक शांत रहने के बाद सिकंदर ने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और फिर बोलना शुरू किया। भाई, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि टेंशन लेने का नहीं, देने का है। विषम से विषम और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहो, जिससे नीचे तो नीचे वाला ऊपर वाला भी टेंशन में आ जाए। ऊपर वाला इंसान की आखिरी दम तक परीक्षा लेता है। जो उसे जितना प्यारा होता है, उसके परीक्षा का स्तर उतना ही बड़ा होता है। हालांकि सिकंदर की बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी, लेकिन मजबूरी में मैं उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। एक वही तो था जिसके भरोसे जेल में टाइम कट रहा था, बाकी तो दूसरे कैदी जाहिल ही थे। जेल की अपनी अनगिनत समस्याएं थीं। न तो शौचालय की समुचित व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था, खाने के भोजन की गुणवत्ता तो राम भरोसे, बस जिंदा रहने लायक भोजन मिलता था। दाल के नाम पर पानी में हल्दी और नमक गर्म करके दिया जाता था और रोटी तो सुभान अल्लाह थी। बीमार पड़ने पर एक्सपायरी दवाइयों से ही काम चल जाता था। इन सबको तो 1 मिनट के लिए आदमी बर्दाश्त भी कर ले, लेकिन मानसिक तनाव को बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो जाता है। टीवी पर कॉमेडी पिक्चर देखकर कुछ पल के लिए तो दिल बहलाया जा सकता है, लेकिन तनाव का कोई परमानेंट इलाज नहीं था। जेल की दीवारों पर लिखा होता है, अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। कोई भी मुजरिम जन्मजात अपराधी नहीं होता है। समाज और परिस्थितियां कई बार अपराध करने पर मजबूर कर देती हैं। समाज को इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है? वो जेल में बंद हर व्यक्ति को दूसरे ग्रह का प्राणी मानता है। इतना ही नहीं, जेल से छूटने के बाद समाज से तादात्म्य स्थापित कर पाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। कुछ अपराधी अनजाने में, तो कुछ मजबूरी में, तो कुछ आवेश या भावनाओं में आकर अपराध कर बैठे थे। ऐसा नहीं कि सारे अपराधी बेकसूर होते हैं। उन्हीं में से कुछ पेशेवर मुजरिम भी होते हैं। अपराध करना ही जिनका पेशा होता है, लेकिन अधिकांश पेशेवर मुजरिमों का प्रशिक्षण जेल में ही होता है। जैसे जब कोई आदमी पहली बार गलती से या जाने अनजाने अपराध करके जेल में आता है, तब जेल में उसके रहने की कोई अलग व्यवस्था नहीं होती है। ऐसे में वो पुराने और आदतन अपराधियों की संगत में आ जाता है और जेल से छूटने या अपनी किसी जरूरत को पूरा करने के लिए उससे सहयोग लेता है, जिसके बदले में वो उनके लिए अपराध करना शुरू कर देता है। ऐसे ही जेल में बंद भांति भांति के कैदियों की अपनी अपनी व्यथा है। बेचारा भारती 8 साल से जेल में बंद है। उसका गुनाह क्या था? घर में बूढ़ी माँ, बीवी और 2 बच्चे 3 दिन से भूखे थे। कोटेदार से चावल लेने गया तो उसने भगा दिया। भूख से बिलबिलाते बच्चों का पेट भरने के उद्देश्य से रात को कोटेदार के घर के बाहर रखे बोरे से चावल चुराते हुए पकड़ा गया, तो कोटेदार के आदमियों ने उसकी जमकर पिटाई की और पुलिस ने उसे चोरी के जुर्म में जेल भेज दिया। यदि टाइम पर अदालत में सुनवाई हो जाती तो उसे अधिक से अधिक 2 साल की सजा होती, लेकिन वो बेचारा मुकदमे के निस्तारण की प्रतीक्षा में पिछले 8 साल से जेल में बंद था। जेल में बंद रहने के दौरान ही उसकी बूढ़ी मां परलोक से धार गई। बेचारे को मां का अंतिम संस्कार करना भी नसीब नहीं हो सका। अगर उसके पास पैसे होते तो मां के अंतिम संस्कार के लिए पैरोल की फाइल चलवाकर 4-5 दिन के लिए छूट जाता। उसके बीवी बच्चे स्टेशन पर भीख मांगकर गुजारा कर रहे हैं। बबलू सोनकर चौराहे पर फलों का ठेला लगाकर गुजारा करता था। ठेला लगाने की एवज में वो पुलिस वालों को हफ्तादारी भी देता था। एक दिन एक पुलिस वाले ने 5 किलो सेब खरीदे और पैसे देने से मना कर दिया। रोज की तकझक से आजिज होकर
बबलू बहस करने लगा। इतने में पुलिस वाले ने उसे एक जोरदार चांटा लगाया। गुस्से में बबलू ने भी पुलिस वाले को जमकर पीट दिया। पुलिस वाला थाने में जाकर बबलू पर सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी करने से रोकने, ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने और हत्या के प्रयास सहित कई धाराओं में मुकदमा लिखवाकर जेल भेज दिया। बेचारा 3 साल से जेल में बंद है। जमानत को कौन कहे, अभी ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ। उसकी बीवी किसी दूसरे के साथ चली गई। बबलू मायूस होकर बता रहा था कि अब जेल से छूट करके भी क्या करूंगा, कहां जाऊंगा, अब तो मेरा कोई है भी नहीं। अब जेल ही मेरी दुनिया है, इसलिए जेल में ही जिंदगी गुजारनी बेहतर है।